देवर की बीवी ने पहली रात उससे फरमाइश की। देवर बोला था, समझ ना पाया और मुझसे मशवरा करने चला आया। मैं शादीशुदा थी, सब कुछ जानती थी। देवर गोल मोल लफ्ज़ों में पूछने लगा, भाभी खुल कर बताएं। मैं देवर को अपने कमरे में ले गई और उसे खुलकर सब समझाने लगी। लेकिन उस रात मेरे ही होश उड़ गए। एक दिन मैं और मेरा देवर कमरे में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। ऊपर से मेरा शौहर आ गया। उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा मगर अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ दे मारा। मेरा देवर और मैं हक्का बक्का रह गए, मगर शौहर कहने लगा, तुझे बहुत शादी का शौक चढ़ा है, कॉलेज क्या पहुंचा है, तुझे मस्तियां सूझ रही हैं, मैं कराता हूँ तेरी शादी, ये भी ये स्वाद चख ले। ये कहकर मेरे शौहर ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया और ख़ुद वॉशरूम में चला गया। मैं जल्दी से किचन में गई और चाय और गरम गरम पराठा रोल बनाकर ले आई। शौहर ने चिकन पराठा रोल देखा तो साथ ही उसका रवैया थोड़ा सा बदल गया। बोला, वाह, आज तो मेरी मनपसंद की चीज़ बना लाई हो। शौहर के सामने ट्रे रखते ही मैंने उनसे कहा, ऐसा भी क्या कर रहा था समीर जो आपने उसे मेरे सामने थप्पड़ दे मारा? मैं जब उस घर में आई थी तब समीर इतना सा बच्चा था, फ़ौरन मेरी गोद में बैठ गया। आज जवान हो गया है, कॉलेज जाता है, तो क्या हुआ? भाभी से हंसी मजाक भी नहीं कर सकता? मैंने नाराज़गी से शौहर को देखा। वो चुप रहा तो मैंने मज़ीद बात आगे बढ़ाई। आपसे छोटा है तो इसका क्या मतलब है? आप इसे किसी के भी सामने डांट देंगे, थप्पड़ दे मारेंगे? 3-4 साल बाद उसकी शादी हो गई तो आप ऐसे ही उसकी बीवी के सामने थप्पड़ दे मारेंगे? मैंने शौहर को प्यार से समझाया, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठा था। कहने लगा, फिक्र ना करो, 3-4 साल बाद नहीं बल्कि इसी हफ्ते करवाते हैं समीर की शादी। ये भी ठंडा हो जाएगा और तुम भी। मैं कल ही रिश्ता कराने वाली खाला से बात करता हूँ, वो समीर के लिए लड़की तलाश करे। ये सुनकर मैं तो हैरान परेशान रह गई। मेरे शौहर ने भी भाभी देवर के मजाक को इतना संजीदा ले लिया था। मैं तो समझी थी कि मेरे शौहर ने शादी की बात मजाक में कही थी, मगर अब तो वो बहुत ही संजीदा लग रहा था। अरे अरे, आप तो हथेली पर सरसों जमाने लगे। अभी समीर पढ़ रहा है, उसे पढ़ाई मुकम्मल करने दें। मगर शौहर ने मुझे हाथ का इशारा करके आगे बोलने से मना कर दिया। मैंने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। मैं उसका भाई हूँ और उसका अच्छा बुरा जानता हूँ। ये कहकर मेरा शौहर बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठकर जलने कुड़ने लगी। मेरे शौहर ने हमेशा से अपनी मनमानी की थी। उसके दिल में जो आता था वो वही करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद ही रिश्ता कराने वाली खाला मेरे घर आई और मुझे लड़की की तस्वीर दिखाकर कहने लगी, तुम्हारे शौहर ने समीर के लिए ये लड़की पसंद की है, तुम भी देख लो, क्योंकि कल हम इसी के घर रिश्ता देखने जाएंगे। ये सुनकर तो मुझे आग लग गई। मैंने खाला से कहा, देखो खाला, अभी हमें समीर की शादी नहीं करनी, इसलिए तुम इस लड़की की तस्वीर अपने पास ही रखो। दरअसल मुझे ये सुनकर ही गुस्सा आ गया था कि मेरे शौहर ने अकेले अकेले लड़की भी तलाश कर ली और हम देवर भाभी से पूछा तक नहीं। शौहर को मैंने कुछ नहीं कह सकती थी, मगर मैंने अपना सारा गुस्सा उस खाला परवीन पर उतारा और मैंने उससे कहा, मैं अपने शौहर से खुद बात कर लूँगी, हमें किसी लड़की के घर नहीं जाना, तुम यहाँ से चलती बनो। ये सुनकर खाला का मूड ऑफ हो गया और कहने लगी, मेरा नाम भी परवीन है, मैं तो उड़ती चिड़िया के पैर गिन लेती हूँ, मेरे सामने तुम क्या चीज़ हो? देखना, कल हम लड़की के घर जाएंगे और तुम भी हमारे साथ जाओगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अरे जाओ जाओ बड़ी बी। मैं उसे चढ़ाया तो वो मुझे कोसती घर से बाहर निकल गई। शाम को शौहर घर आए तो मैं फ़ौरन उनके पास गई और कहा कि आपको बड़ी जल्दी है शादी की, अकेले अकेले लड़की देख ली, मगर मैं बता रही हूँ, मैं समीर की मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होने दूँगी। ये सुनकर मेरे शौहर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर अपने भाई को आवाज़ दी, समीर इधर आना। मेरा देवर उस वक्त कॉलेज से आ चुका था, इसलिए वो भाई की आवाज़ सुनकर हमारे कमरे में आ गया और कहने लगा, जी भाई। ये सुनकर मेरे शौहर ने उससे कहा, कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज़ है? ये सुनकर मुझे लगा कि देवर कहेगा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी, फिर मैं जॉब तलाश करूँगा, तब जाकर शादी करूँगा। मगर देवर ने तो फ़ौरन सर झुका लिया और कहने लगा, नहीं भाई, मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं, आप और भाभी मेरे लिए जो भी लड़की तलाश करेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। ये सुनकर मेरे शौहर ने मेरी तरफ जताने के अंदाज में देखा और कहने लगे, अब तुमने अपने कानों से सुन लिया, इसे शादी पर कोई एतराज़ है, इसलिए कल तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना। ये कहकर वो बाहर चले गए, जबकि मैं देवर को घूरने लगी, जिसे मैं छोटा और बच्चा समझ रही थी। वो शादी के लिए मरा जा रहा था। मेरे देवर और शौहर ने रिश्ता कराने वाली खाला के सामने नाक कटा दी थी, इसलिए मैं लड़की देखने गई, मगर मुँह से कुछ ना बोली। मेरे शौहर ने खुद ही लड़की पसंद की और 1 हफ्ते बाद शादी की तारीख भी रख ली। उसकी जेब में पैसा था, इसलिए उसने 1 हफ्ते के अंदर सारे इंतजाम कर लिए और यूँ वो लड़की मेरे देवर की ज़िंदगी में आ गई। मुझे उस लड़की पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मुझे देवर की जल्दी शादी पर एतराज़ था, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं पूरी शादी में बुझी बुझी सी रही, मगर मेरा देवर बड़ा खुश नज़र आ रहा था। शादी की पहली रात मैंने उसके कमरे में दूध रखने के लिए गई तो मैंने देखा कि इन दोनों के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। सामने ही मेरा देवर और उसकी दुल्हन बैठे थे। मैं उन दोनों को चुपके से देखने लगी। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही थी, हूबहू किसी शहजादी जैसी, नाजुक और मनमोहनी सी। उसे देखकर तो मेरे देवर का दिल मसरूर सा हो गया था, लेकिन मैं यहाँ से भी
देख सकती थी कि देवर की बीवी बेहद नर्वस थी। शायद शादी के इन खूबसूरत लम्हात को लेकर वो घबरा रही थी, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दूर से ही पता चल रहा था कि वो दोनों काफ़ी नर्वस थे। तभी मैंने देखा कि मेरे देवर ने अपनी बीवी को सलाम किया, लेकिन उसकी बीवी ने पहले तो उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। मगर जब मेरे देवर ने उसकी तरफ देखा तो उसकी बीवी ने सर हिलाकर नहायत धीमी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया था। मेरा देवर ये देखकर खुश हो गया और इसी खुशी में उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर देवर ने अपनी बीवी के लिए उसकी मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और बीवी को पहनाने के लिए उसका हाथ थामा। तो ये देखकर वो शशदर रह गया, क्योंकि उसका हाथ बर्फ़ की मानद सर्द था। वो हद दर्जा घबराई हुई थी और देवर उसकी तरह की घबराहट से कुछ समझ नहीं पाया था। देवर को नहीं पता था कि पहली रात उसकी बीवी इससे इतना क्यों घबरा रही थी। मैंने दूध का गिलास वापस ले जाना चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे यहाँ कोई देखकर गलत मतलब ले, कोई ये ना कह दे कि मैं उन दोनों मियाँ बीवी को छुप छुप कर देख रही थी। मगर उससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, मेरे देवर की बीवी ने उससे अजीब सी फरमाइश कर दी। वो फरमाइश इतनी अजीब थी कि मेरा देवर हैरानगी से उसकी शक्ल ही देखता रह गया। ये कैसी फरमाइश थी जो अपने शौहर से शादी की पहली रात कह रही थी। लेकिन चूंकि मेरे देवर ने खुद उससे उसकी ख्वाहिश पूछी थी, इसलिए वो उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए परेशान हो गया था कि अपनी बीवी की फरमाइश तो पूछ ली थी, मगर अब उसके जवाब में क्या कहे। देवर सोच में पड़ गया कि अब बीवी को जवाब क्या दूँ। देवर के साथ साथ मैं भी उसकी बीवी की अनोखी फरमाइश सुनकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये फरमाइश आज तक किसी लड़की ने अपने शौहर से नहीं की होगी। यही वजह थी कि बीवी की बात सुनकर ही मेरा देवर भी हैरान परेशान सा हो गया था। मेरे देवर को उसकी बीवी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब उसने अपनी बीवी का घूंघट हटाया तो उसे देखता ही रह गया था। शायद उसकी बीवी उसकी सोच से ज़्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मेरे देवर ने उसे अंगूठी पहनाई तो उसकी बीवी कहने लगी, अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मेरे देवर पर बीवी का हुस्न जादू चल चुका था, क्योंकि लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मुझे पता चल चुका था कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। इस लम्हे अगर देवर की बीवी उसकी जान भी मांग लेती तो उसमें वो इनकार करने की जुर्रत नहीं थी। कुछ पल तो देवर बीवी की बात को हैरत से सुनता रहा, फिर मेरे देवर के होश ही उड़ गए थे। मेरे देवर की बीवी कहने लगी, मुझ पर असेब का साया है, इसलिए आपको 7 रातें कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। 7 दिन आपको मुझे दूर रहना होगा, क्योंकि मुझ पर सख्त पैरा है। मेरे पास आने से आपकी मौत हो सकती है। ये कहकर वो मेरे देवर की तरफ मासूम नज़रों से देखने लगी और पूछा, अब बताएं, क्या आप मेरी ये फरमाइश पूरी करेंगे? क्या आप मेरी खातिर 7 रातें कमरे से बाहर गुजारेंगे? ये सुनकर मेरा देवर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। ये एक मुश्किल अमल था, भला कौन दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन से इतने दिन दूर रहे। मुझे लग रहा था कि मेरा देवर अपनी बीवी की इस फरमाइश को टाल देगा, पूरी नहीं करेगा, लेकिन इसलिए मैं अपने देवर का जवाब सुनने के लिए रुक गई। मैं उसका जवाब सुनने के लिए बेताब थी। मैं जानती थी मेरा देवर मेरी तरह सोचेगा और अभी वो मौला जट बनकर उठेगा और अपने सारे अरमान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पूरा करने लगेगा। मैं भी खिड़की से कान लगाकर खड़ी जवाब का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। मगर अपने देवर का जवाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा देवर कहने लगा, तुमने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की है, इसलिए मैं तुम्हारी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा। ये कहकर मेरा देवर अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मेरा शौहर सो चुका था, इसलिए मैं भी आहिस्ता से बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर ली, मगर नींद आंखों से दूर थी। मुझे देवर पर गुस्सा आ रहा था, उसकी बीवी ने उसे बेवकूफ़ बना लिया था। कुछ तो गड़बड़ थी। रात का वक्त था, वरना मैं अपने देवर के कान पकड़कर कहती कि इस खूबसूरत लड़की का इतबार मत करो, उसके साथ ही रहो, कमरे से बाहर मत जाओ। मगर इतना कुछ मैं नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं मुसलसल सोच रही थी कि ये क्या चक्कर है। जो बात मेरे देवर की बीवी पहली रात को उससे कह रही थी, अगर वो सच थी तो शादी से पहले हम सबको इस बात से आगाह क्यों नहीं किया गया? ये तो सरासर मेरे देवर के साथ धोखा हुआ था। देवर ने शादी अपनी बीवी से दूर रहने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसके पास रहने के लिए की थी। मगर ये बात देवर अपनी बीवी से न कह सका, क्योंकि एक तो वो छोटी उम्र का था और दूसरी वजह उसकी नरम मजाजी थी। मुझे रह रख कर उसके ससुराल वालों पर गुस्सा आ रहा था। वो जानते थे कि उनकी बेटी पर किसी असेब का साया था और वो इसके शौहर को उसके करीब नहीं आने देंगे, तो उन्होंने उसकी शादी क्यों की थी? अजीब लोग थे। मैं सारी रात यही सोचती रही। मेरे देवर बेचारे ने आज की रात के हवाले से जितने भी ख्वाब देखे थे वो सब उसकी बीवी की फरमाइश की नज़र हो चुके थे। सुबह मैं जागी, देवर और उसकी बीवी के लिए नाश्ता बनाया। मैं अंदर गई तो वो भी जाग चुकी थी और तैयार होकर एक खूबसूरत सा लिबास पहने सज धज के साथ उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने देवर का पूछा तो मुस्कुराकर कहने लगी, वो तो नहा रहे हैं। मगर जब मेरा देवर बाथरूम से निकला तो उसने सिर्फ मुंह धो रहा था और उसका चेहरा भी बुझा हुआ था। मुझे उसकी बीवी की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। मैं भी अब परेशान थी कि किस शातिर लड़की को मैं अपने घर ले आई हूँ, मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर ना था। ये सब मेरे शौहर का किया धरा था। मगर देवर और मेरे शौहर बाहर चले गए और मैं किसी से बात ना कर पाई। फिर अगले दिन ऐसे हुआ, देवर घर आता तो उसकी बीवी उसके लिए सच संवर जाती थी, उसे खाना गर्म करके देती थी, उसका ख्याल रखती थी, मगर रात होते ही उसे अपने कमरे से निकाल देती थी।
एक दिन मैंने सुना कि देवर की बीवी उससे कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं समीर, जो मेरी बात मान गए। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा कोई बात नहीं, बस 7 दिन की ही तो बात है। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी ये बात आपने किसी और से नहीं कहनी, अपनी भाभी और मेरे घर वालों से भी इस बात का जिक्र नहीं करना, ये राज हमारे दरमियान रहेगा। दरअसल मुझ पर एक जिन आशिक है और उसका रूहानी इलाज चल रहा है। अगर इसके इलाज के दौरान में आपके करीब हुई तो वो गैर मरी चीज़ें आपको मार डालेंगी। इसका इलाज मैं जिस अमल से करवा रही हूँ, उसने कहा कि वो जिन 7 दिन बाद मेरा पीछा छोड़ देगा तभी आप मेरे पास आ सकते हैं। ये सुनकर देवर ने सब्र कर लिया, मगर मैं जानती थी उसकी नई नई शादी हुई थी और वो रोज़ अपनी बीवी को नए लिबास में देखता था, इसलिए जब वो उसे देखता तो उसे अपने जज्बात को काबू में रखना मुश्किल सा होने लगता था, इसलिए तो वो उससे दूर रहने लगा। मगर मैंने एक रोज़ देखा कि मेरा शौहर और देवर की बीवी एक साथ बैठे थे। देवर की बीवी न जाने किस बात पर मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ गई तो मेरा शौहर जल्दी से उठकर चला गया, जबकि देवर की बीवी मुझसे नज़रें चुराने लगी। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। जिस तरह मेरे शौहर ने देवर की इतनी जल्दी शादी की थी और लड़की भी खुद ही उसके लिए तलाश कर ली थी, ये बात मुझे तजस्सुस में डाल रही थी। ऊपर से देवर की बीवी ने आसेब का तमाशा लगा रखा था। आसेब का बहाना बनाकर शौहर को पास नहीं आने दे रही थी, मगर मैं देख रही थी कि वो मेरे शौहर के साथ खूब हंसी मजाक करती थी। मैं जब भी शौहर से बात करती तो वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखता था, मगर भाभी के साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात करता था। इस बात ने मुझे शक में डाल दिया था। एक दिन मैंने देवर से बात की तो वो कहने लगा आप यूं ही इन दोनों पर शक कर रही हैं, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और वो भी सिर्फ मेरी है। मैं जानती थी उस पर बीवी की खूबसूरती का जादू चल चुका था, मगर मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। दरअसल मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं था कि वो दोनों क्यों इतनी देर तक बातें करते थे, लेकिन मेरे आते ही मेरे शौहर का उठकर चले जाना और देवर की बीवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट का रहना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा उसे देखकर मैं चकरा कर रह गई। मैं बाथरूम में थी, बाहर आई तो लाउंज बिल्कुल खाली था। मुझे देवर की बीवी और अपने शौहर की बातों की आवाज़ें उसके कमरे से आ रही थी। मुझे ये देखकर और हैरत का झटका लगा था, भला इस वक्त मेरे शौहर अपनी भाभी के साथ उसके कमरे में क्या कर रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजे के पास जाते ही उनकी बातें सुनने की कोशिश की, कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मेरे शौहर कमरे से बाहर आ गया, मगर मुझे देखकर उसकी चेहरे की रंगत उड़ गई। मुझसे नजरें चुराकर फौरन से अपने कमरे में चला गया। मैं शौहर से कुछ नहीं पूछ सकती थी, इसलिए देवर के कमरे में आ गई। मैंने अंदर कमरे में देखा तो मेरे देवर की बीवी अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे देखकर वो भी घबरा गई थी। मैंने पूछा तुम्हें क्या हुआ है और ये मेरे शौहर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। ये सुनकर वो कहने लगी कि कुछ नहीं भाभी, हम तो यूं ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर मैं समझ गई कि जरूर इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा था। मेरा देवर तो कम उम्र बेवकूफ़ था, मगर मैं इसी नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज रात देवर की बीवी के कमरे में आधी रात के वक्त झांकूं और साथ जाने की कोशिश करूंगी। ये बात मैंने अपने देवर से भी नहीं कही, क्योंकि मुझे उस पर एतबार नहीं था। वो ये बात अपनी बीवी को बता सकता था। मैं उन दोनों के रंगे हाथे पकड़ना चाहती थी, इसलिए रात होने पर भी मैं जागती रही और आधी रात के वक्त जब मैं देवर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा शौहर बेड पर उस लड़की के पास बैठा था। मुझे देखते ही मेरे शौहर घबरा कर उठा। इससे पहले कि मैं शोर मचाती उसने बेड से छलांग लगाकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे प्यार से सोफे पर बैठने को कहा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे तुम समझ रही हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये लड़की आज से 2 माह पहले मेरे दफ्तर में नौकरी के लिए आई थी। तब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इसने दिन रात लगन से काम किया था। मेरी तवज्जो खुद ब खुद इसकी तरफ होने लगी। एक रोज़ मैंने इससे पास बैठाकर पूछना शुरू किया कि ये कौन है और आज से पहले किधर थी। तो इस लड़की की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुआ कुछ यूँ था कि उसके माँ बाप फौत हो चुके थे। ये अपनी फूफी के घर पर रहती थी। फूफी सारा दिन इसके घर के काम करवाती और छोटी छोटी बात पर उस पर हाथ भी उड़ाती थी। इसी दौरान इसकी दोस्ती अगले के गली के एक लड़के से हो गई। ये अपनी फूफी के हाथों बहुत तंग आई थी। इसने इस लड़के के साथ भागने का फैसला कर लिया। ये दोनों भागकर चीन चले गए, लेकिन शायद किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। इसके 2 भाई भी थे जो फूफी के घर पर ही रहते थे। अब फूफी दिन रात उनको ताने देती कि देखा तेरी बहन घर से भाग गई, तुम कैसे बेगैरत भाई हो। इन दोनों ने तैश में आकर इसका सुराग लगा लिया और इसके शौहर का कत्ल कर दिया। ये अपनी जान बचाकर किसी तरह कराची से पंजाब आ गई। लड़के के घर वालों ने इसके दोनों भाइयों पर FIR करवा दी और उन्हें जेल भिजवा दिया। इसका ना कोई आगे और ना ही पीछे। मैंने जब इसकी कहानी सुनी तो बहुत दुख हुआ। इसी दिन मैंने फैसला किया था कि इसकी शादी अपने भाई से करवा दूंगा, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को तो लोग वैसे ही नोच खाएंगे। ये तो पहले ही मजलूम है और हमारे लोग मजलूम पर और जुल्म करना खूब जानते हैं, क्योंकि मजलूम पर ही इनका बस चलता है। वरना अगर इसको पीछे भी किसी बड़े आदमी का हाथ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सकता। शौहर कुछ देर के लिए खामोश हुआ और फिर से बोला, देखो इसने कोई नाजायज़ काम नहीं किया।
اس نے باقاعدہ نکاح کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ۔ یہ انتہائی شریف ماں باپ کی بیٹی ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ پھپھی کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ کاش اگر اس کے بھائی اس وقت جوش سے کام لیتے تو آج یہ اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ دیور بھی ہمارا شور سن کر کمرے میں آ گیا تھا اور پاس بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا۔ دیور بولا بھائی پھر اس نے مسیح والا سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ شوہر بولا تمہارا سوال بھی جائز ہے، دراصل یہ میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ سب کرنے کو، کیونکہ یہ امید سے تھی اور تب تک تمہارا اسے دور رہنا ضروری تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ایک بار بچہ دنیا میں آ جائے، پھر تم جیسے چاہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دیور نے ایک لمبی سانس بھری اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار شوہر نے اپنے فیصلے مسلط نہیں کیے تھے۔ میرے شوہر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا دیکھو اگر تم اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں بھی گزارنا چاہتی تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ دیور نے سر اٹھایا اور بولا بھائی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ رہا سوال اس کو قبول کرنے کا تو میں تو پہلے دن اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شوہر نے ایک لمبا سکون کا سانس لیا۔ میں بھی شرمندہ ہو گئی تھی، خواہ مخواہ اپنے شوہر پر شک کرنے لگی تھی۔ تھوڑے دن گزرے تو دیور کی بیوی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا جس کو دیور نے دل سے قبول کر لیا کیونکہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ وقت نے پھر ثابت کر دیا کہ میرے شوہر کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ دیور کی بیوی نے سچ میں اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ سچ ہے نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔